नमस्कार। कार्यक्रम वागधारा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे साधारण में असाधारण पंडित संतराम। जी हाँ, जैसा सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो एक प्रमुख राजनीतिक शख्सियतों में और ख़ास तौर पर जब हम गांधीवादी नेताओं की बात करते हैं तो पंडित संतराम जी का नाम काफ़ी पहले आता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिलोक सूर्यवंशी। आप भाषा एवं संस्कृति विभाग से सहायक निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर सूर्यवंशी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं, आज हम बात करेंगे पंडित संतराम जी की, और अब सभी जानते हैं कि ये कांगड़ा ज़िले के बैजना क्षेत्र से चुन के आते थे और कई बार हमारे प्रदेश में मंत्री पद पर भी आसीन हुए। इससे पहले कि इनके पूरे जीवन के बारे में हम आपसे जानें, इनसे जीवन परिचय और इनकी कैसे इनका बचपन गुजरा और कैसे कहाँ इनकी पढ़ाई हुई और फिर कॉलेज में या आगे फिर किस प्रकार से ये राजनीति में आए, सभी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसे आपने इनके ऊपर एक जीवनी इनकी लिखी है, बायोग्राफी हम जिसे कहते हैं, वो आपने पंडित संतराम जी पर लिखी है। तो सबसे पहले आप इनके संपर्क में कैसे आए और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप इन पर किताब लिखें? कहते हैं कि समय का झूला जो कभी कभी अकस्मात ही पृथ्वी की ओर झुक जाता है जी, और अकस्मात ही किसी विभूति का अवतरण होता है जी, और वही विभूति अपनी ईमानदारी, अपनी सौम्यता, अपनी सरलता, अपनी सादगी और अपनी कर्तव्य निष्ठा से साधारण में असाधारण विभूति बन जाती है जी। तो ऐसे ही थे पंडित संतराम जी। पंडित संतराम जी का जन्म कांगड़ा जिला के बैजनाथ में गांव पट चौबीन में हुआ था। अच्छा। 14 अप्रैल 1927 को जी। और इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है चौथी क्लास तक चौबीन में हुई। अच्छा। चूंकि वहाँ पर चौथी कक्षा से आगे स्कूल की शिक्षा नहीं थी तो उनको अगली शिक्षा के लिए चौबीन से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर सलियाना नाम का हमारी जगह है पंचरुखी में। अच्छा। वहाँ पर गुरुदत्त एंग्लो वैदिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल था। ये पालमपुर के जी वहाँ पर इन्होंने 5वीं कक्षा में दाखिला लिया। मैंने इनके ऊपर जो शोध किया था, मैं उस स्कूल में गया तो 1936 का मैंने उनका रिकॉर्ड निकलवाया था। तो वहाँ पर दाखिला संख्या 508 में 15 अप्रैल 1936 को पंडित संतराम गांव चौबीन सुपुत्र श्री कृष्णदत्त जी ने 5वीं कक्षा में दाखिला लिया और 31 मार्च 1940 को पास आउट हुए। उन्होंने 8th करी। अच्छा। और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और इनको 5वीं कक्षा से वहाँ पर 4 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुए थे। तो चूंकि वहाँ पर कोई आगे स्कूल नहीं था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, तो इनको अगली शिक्षा पाने के लिए बहुत कठिनाई आई और 1941-42 में उन्होंने प्राइवेट जो है मैट्रिक पास किया। अच्छा जी। तो यानी कि ये सारा जो हमारी, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले की ये बातें हैं। जी इंडिपेंडेंस। और जहाँ तक आपने कहा कि इनके साथ कब संपर्क हुआ, तो सबसे पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो हमारे गाँव में आए। अच्छा। हमारे गांव का नाम है कंडगवालकर, तो कंडी ग्राम बोलते थे। तो वहाँ पर आए तो मुझे मौका मिला उनको कविता सुनाने का। अच्छा। तो मैंने कविता सुनाई कि घड़े बनते चिलना दे डालू, जग जग पौंदे खड नालू, डंगरिया चार दे इथु ग्वालू, डंगरे कर दे बाँ बाँ, ये है मेरा कंडी ग्रां, ये है मेरा कंडी ग्रां। तो मैंने पूरी अपने गाँव की प्रकृति का उसमें वर्णन किया था और हमारा रिमोट एरिया था तो वहाँ पर कठिनाइयाँ बहुत थी। तो मैंने डिमांड्स भी उसी कविता के माध्यम से रखी हुई थी। अच्छा। तड़के जी तू बस आंदी, सुते रहंदे कुसियों बिझाउंदी, क्या करे बरसात क्या करे तौंदी, हटदी जांदी कर दी पाँ पाँ, ये है मेरा कंडी ग्रां, ये है मेरा कंडी ग्रां। तो पंडित जी ने वो नोट कर ली चीज़ बीच में। कहते कि कब आती बस, मुझे पूछा। मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैंने कहा सर ये बस 7 बजे आ जाती है और मैं कॉलेज जाता हूँ 9 बजे। मैं एक स्टूडेंट था उस स्कूल और मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो उन्होंने मेरी वो कविता सुन के उन्होंने बस का जो समय था वो बदल दिया और 9 बजे जो है बस का वहाँ से मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और फिर उन्होंने पूछा कहते कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं
कईयों ने कहा कि नौकरी के लिए बोलो, मैंने कहा नहीं, मैं अभी पढ़ूंगा और मुझे मैंने रेडियो स्टेशन में अपनी कविताएं सुनानी है। अच्छा। तो मुझे वहाँ से साथ ले आए थे और तब से लेकर मतलब उनकी मृत्यु पर्यंत तक मेरा उनके साथ एक बहुत ही पारिवारिक रिश्ता रहा, एक संबंध आपका जी, बहुत ही अच्छा संबंध रहा। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, उन्होंने मतलब बहुत सहयोग की हर मेरे जीवन में। अच्छा, ये बिल्कुल। अब जैसे हम बात कर रहे थे, हमने स्कूल के बारे में, पंडित संतराम जी के बारे में बताया, लेकिन उस समय जैसे आपने बताया जो उनका क्षेत्र था जहाँ से ये चौबीन क्षेत्र बैजनाथ में जो आता है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा जिले में, हाँ जी, हाँ जी। तो अब राजनीति में आना तो किस प्रकार से आप समझते कि क्या उद्देश्य तो इनके पास था कि क्षेत्र जो है उसमें विकास मांगता था, लेकिन इनको इतना आगे बढ़ने का किस प्रकार से आगे बढ़े, उसमें क्या कारण आप मुख्य रूप से? मैं इनके सहपाठी को मिले था, आज्ञाराम व्यास जी होते थे, इनके सहपाठी थे, उस समय वही जीवित थे, अब तो शायद नहीं रहे हैं वो, काफ़ी पहले 2010-11 में उनके साथ मिला था। तो उन्होंने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट थे और जैसे कि उनका मैंने रिकॉर्ड भी देखा तो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, तो उनको उसमें नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करना चाहिए और लोगों की जनसेवा करना ही अपना जो एक पेशा अपना बना लिया, एम बना लिया, उद्देश्य बना लिया। तो सबसे पहले 1944 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1946 में एग्रीकल्चर सोसाइटी चौबीन का गठन किया, जिसके वो संस्थापक प्रधान होते थे। और उन्होंने 1946 से 51 तक वो इसी सोसाइटी के प्रधान रहे और इसी सोसाइटी के माध्यम से लोगों की सेवा करना उन्होंने शुरू की, जैसे डिपो खोला और कई चीज़ें मतलब उसके माध्यम से लोगों की जनसेवा करने शुरू कर दी। अच्छा, तो मुख्य तौर पर हम यही समझ सकते हैं कि भले ही क्षेत्र उनका काफी पिछड़ा है, लेकिन जो स्कूलिंग और जो इनको मतलब ये थोड़ा मौका उनको मिला। जी। और जैसे आपने बताया कि ये बहुत तेज अकुशाग्र बुद्धि थे, बहुत वो थे, इंटेलिजेंट थे, और इस वजह से हो सकता है कि उनको नौकरी के बजाय ये लगा कि बजाय मैं एक का विकास करूं या परिवार का विकास करूं, मैं इलाका काफ़ी पिछड़ा, इलाके की जो है इलाके काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जिला कांगड़ा में जैसे कि इसी हलके में, इसी क्षेत्र बैजनाथ में बड़ा मंगाल, छोटा मंगाल जैसे क्षेत्र भी इसमें पड़ते हैं। और उनमें ये एक बचपन से ही समाज सेवा की बहुत ये ललक जैसी थी। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने सोसाइटी के प्रधान के माध्यम से तो इन्होंने शुरू कर दिया था। अच्छा। उसके बाद इन्होंने पंचायत का एक बार चुनाव लड़ा 1952 में, और 1952 से 1962 तक ये सरपंच रहे। उसमें सरपंच कहा करते थे प्रधान को। अच्छा। तो एक बार निर्विरोध रहे और एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छा, 62 तक, मतलब ये मतलब पंचायती राज उसमें 52 से 62 तक राजनीति में उसके बाद सरपंच, उसके बाद 62 से लेकर 72 तक ये बीडीसी के चेयरमैन रहे। ठीक है, बीडीसी बैजनाथ के चेयरमैन रहे। और 1972 से लेकर एक बार हारे 1990 में, और मृत्यु पर्यंत जो है 1998 तक के विधायक रहे और मंत्री रहे क्षेत्र के। अच्छा, तो इसके साथ साथ मेरे को पार्टी की अगर हम बात करें तो विशेष दल के ये, अगर उस समय कांग्रेस में ये प्रधान पद तक ये हिमाचल प्रदेश के जो है स्टेट, बिल्कुल जब इनकी मृत्यु हुई उसमें ये अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। 1967 में भी इन्होंने पहली बार जो है चुनाव लड़ा था, और वो लड़ा था क्या कहते हैं आज़ाद से, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिली था। अच्छा। जब इन्होंने आज़ाद लड़ा तो 157 वोटों से हारे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। तो डॉक्टर परमार ने उस समय कहा था कि हमने एक भूल कर दी, 1972 में इनको फिर टिकट दिया था। अच्छा। और 1972 से ये लगातार फिर जीतते रहे, सिर्फ एक बार छोड़कर ये 6 बार विधायक रहे। अच्छा, और मंत्री पद पर भी ये मेरा ख्याल कई बार मंत्री पद पर 1980 में सबसे पहले ये राज्य विकास मंत्री रहे। उसमें पंचायती राज महकमा आता था, और चूँकि ये पंचायती राज से जुड़े हुए थे शुरू से, और पंचायती राज के लिए उन्होंने बहुत काम किए। और पंचायत ट्रेनिंग सेंटर जो है बैजनाथ में इन्होंने खोला। अभी भी वो स्टेट लेवल का पंचायत ट्रेनिंग सेंटर वो बैजनाथ में स्थापित किया। अच्छा, तो अगर डॉक्टर सूर्यवंशी हम बात करें इनके पूरे राजनीतिक जीवन में, और ख़ास तौर पर जब जब इन्हें मौका मिला या मंत्री रहे या विधायक रहे, जी, तो विशेष तौर पर आप क्या समझते, क्योंकि इनकी काफ़ी एक राजनीतिक पारी समझो तो काफ़ी लंबी थी। जी, हाँ, 1980 विशेष उपलब्धता अगर आप बताएं। हाँ,
मैं तो पहले बता लूँ ना इनको, 1980 में राज्य विकास मंत्री रहे, 1982 में क्या कहते हैं इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, उसमें भाषा संस्कृति विभाग भी इनके पास था। 1985 में जब हुए थे तो सबसे वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे हिमाचल सरकार में, तो उनके पास एग्रीकल्चर था, बागवानी था, पशुपालन था, मत्स्य विभाग था, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो पैकेजिंग, क्या कहते हैं अपना SPMC, ये सारे इनके पास थे, इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसी दौरान 1985 से और 90 के दौरान एक बार वन मंत्री भी रहे। उसके बाद 90 में हारे और 93 में जब हुआ तो फिर इनको क्या कहते हैं वन विभाग और एक्साइज महकमा मिला। मतलब 93 में ये फिर पुनः जो मंत्री पद पर आसीन हुए और बहुत महत्वपूर्ण 98 तक ये मेरे ख्याल सरकार, और ये बहुत ही ये कर्तव्यनिष्ठ, सरल, सादे और सच्चे और कर्तव्यपरायण और ईमानदार व्यक्ति थे। बिल्कुल, मुझे भी मैं पालमपुर में उस दौरान मुझे याद आती है ये मंत्री पद पर थे, और 90 के दशक में जब मैं पालमपुर पढ़ता था जी, तो जैसे कॉलेज में थोड़ा सा हो जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं तो लोकल स्तर पर हमें जैसे निपटाने होते हैं कोई ऐसे, तो मुझे याद आती है कि हम इनके पास मिलने गए थे, इन्होंने हमें बुलाया था, और वो जो हमारा जो कॉलेज की जो भी हॉस्टल की या जो भी थोड़ी रहती हैं सारी उन्होंने त्रुटियाँ वगैरह जो भी थी वो दूर करी हैं, और काफ़ी इन्होंने हमारा पक्ष जो है ध्यान से सुना था, उस पर अमल भी किया, तो हमें बहुत और ऐसा मुझे याद आती है उस समय की, जैसे एक पुराने जैसे हमारे जो पॉलिटिशियन जैसे गांधीवादी एरा के हम देखते हैं, वही उनका सादगी खादी वाला जो रहन सहन उस टाइप का बहुत सिंपल से जो है वो छवि हमारे मन में जो अंकित है। जी जी, ये तो आज़ादी के पश्चात जो है ये एक गांधीवादी नेता थे। इनका पहनावा बहुत ही सरल था, बहुत ही सादा था, कुर्ता पैजामा पहनते थे, सर्दी में लंबा कोट पहनते थे, और हमेशा ये जो किश्ती टोपी और बास्केट पहना करते थे, और ये इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक आकर्षण हुआ करता था, और ये बहुत ही सच्चे पक्के ईमानदार और दिमाग से एकदम चुस्त और दिल के बिल्कुल साफ, और अंदर से कहते कोमल और बाहर से कठोर थे। अच्छा जी। तो अगर वो हम बात करें जैसे एक उपलब्धि की बात करें, क्योंकि ऐसे तो कई बहुत होंगी, ऐसी प्रमुख वाली उपलब्धि आपको कौन सी लगती है? देखिए उनके समय बैजनाथ क्षेत्र में नवोदय स्कूल का गठन हुआ, नवोदय स्कूल की स्थापना की गई। कोई पंचायत ऐसी नहीं है वहाँ पर इन्होंने सड़कों से नहीं जोड़ा होगा। अच्छा, हर पंचायत सड़क से जुड़ी हुई है, हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, बिजली पानी 100% इनके समय से हो गया था। और इसके अतिरिक्त उधर गता फैक्ट्री लगी थी। अच्छा, वो हमारे वो चलाफू होते हैं ना, उसे मतलब वो बनता है। और चाय के लिए इन्होंने बहुत वो दिया। बागवानी में इनको बहुत ही रुचि थी, और बागवानी में जब ये एग्रीकल्चर सोसाइटी बनाई थी उसी समय से ये बागवानी में क्या कहते हैं अपना पंचायत में इन्होंने वो बगीचा लगाया था, है ना। और जब बागवानी मंत्री रहे तो मुरादाबाद और क्या कहते हैं यूपी से ये अच्छे अच्छे वो लाए थे, आम के बूटे लाए थे। अच्छा जी, मतलब आम के लिए, अगर ये तो आपने जैसे सेब के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया, जैसे बागवानी मंत्री पर जब वो थे। जी जी। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें, ये तो आपने बता दी उनके क्षेत्र की बात, और बहुत अच्छा है कि इन्होंने इनके समय हमारे पास बैजनाथ में कुछ नहीं हुआ करता था। अच्छा, हमारे तहसील जो पालमपुर हुआ करती थी, सबसे पहले सब तहसील बनाई, फिर तहसील बनाई, फिर इसको सब डिवीज़न बनाया। आज हमारे सब डिवीज़न की लेवल की सारी जो सुविधाएं बैजनाथ में उपलब्ध हैं जी। और जो आयुर्वेद कॉलेज है उसके लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किया में बैजनाथ के साथ ही, इसके लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किया, इसके उत्थान और उन्नयन के लिए बहुत कार्य किया। अच्छा, ये तो हो गया डॉक्टर सूर्यवंशी आपके जो क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं बैजनाथ की, और जो इनका विधानसभा क्षेत्र रहा भी। लेकिन इन्होंने तो छाप अपनी, अगर हम प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वहाँ भी इनकी छाप इन्होंने छोड़ी है। तो उसमें से अगर अब हम बात करें कि आपको क्या लगता है अगर प्रमुख कोई उपलब्धि इनकी प्रदेश स्तर पर अगर बात करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और कर्तव्यनिष्ठ थे।
अपने कर्तव्य से कभी वापस नहीं आता। मैं एक आपको किस्सा सुनाऊँ, मुझे सुनाया करते थे, जब ये वन मंत्री बने तो धर्मशाला गए, तो धर्मशाला इनके आगमन में विभाग की तरफ से एक वेलकम पार्टी रखी गई थी। तो कहते हैं कि उस वेलकम पार्टी में बहुत बड़ी धाम का आयोजन किया गया था, मुर्गे काटे गए थे। तो जब उन्हें पता लगा कि इतना बड़ा आयोजन और इतना खर्च हो रहा है और विभाग इसको बियर करेगा, अच्छा, और यही फिर वो लोगों के ऊपर भार पड़ेगा, इन्होंने खाना नहीं खाया, उधर से चले गए। और मेरे को ये सुना रहे थे, कहते हैं कि हम भूखे आ गए उधर से, और बिल्कुल कार में बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। और जब बाद में उन्होंने सुनाया, कहते हैं देखो मेरे पीछे आप लोग भी भूखे हैं, पर कहते हैं कि जब ये ऊपर वाला जब एक मुर्गा खाएगा तो नीचे, कहते हैं नीचे स्तर तक 100 मुर्गे खाए जाते हैं। तो कहते हैं ये जो है, क्या कहते हैं, भार जो है, कर्ज का बोझ जो है जनता के ऊपर पड़ेगा। तो जैसे राजनीतिक अगर हम ये उपलब्धि और जो आपने बताया, जो उनके प्रिंसिपल्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं कि वो हम कह सकते हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, सीधे सादे आदमी थे, और क्या कहते हैं, बिल्कुल मुंह के ऊपर बोल देते थे कि जो काम होना होता है, और एक तो वो काम कर ही देते थे, अच्छा, है ना, नहीं होना होता था उसको इनकार कर दिया करते थे। और हम यही कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक जीवन में आए हैं तो एक व्यवसाय के रूप पर नहीं, उसको एक समाज सेवा का जो एक शस्त्र उपयोग करके, ना केवल अपना जो निजी क्षेत्र उनका रहा, बल्कि प्रदेश स्तर की अगर विकास की बात करें तो उसमें भी बहुत अहम योगदान इनका। ये इनकी ईमानदारी और इनकी कर्तव्य निष्ठा थी, इनकी कर्तव्य परायणता थी, जो कि एक छोटे स्तर से लेकर, एक एनजीओ से लेकर, एक गांव प्रधान से लेकर एक बहुत बड़े पद तक है, और हिमाचल प्रदेश में एक पहले नंबर पर ये मंत्री रहे। अच्छा, तो अगर इनके थोड़ा सा परिवार के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने वर्णन किया है इनकी बायोग्राफी। जी, इनके पत्नी है श्रीमती निर्मला शर्मा जी, बहुत ही सीधी सादी और गृहिणी है, जो कहते हैं कि बिल्कुल घर की गृहिणी है। अच्छा। और इनके पुत्र हैं सुधीर शर्मा जी, जो कि अभी हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, और इनके पश्चात, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है बैजनाथ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे, और 2013 तक, और रिजर्व होने के कारण फिर वो धर्मशाला चले गए। तो कहते हैं कि इनके बारे में इतना कह सकता हूँ कि पिता पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये थोड़ा नहीं है, ये काफी आगे नहीं, नहीं, ये कहावत तो मैं कहता हूँ यहाँ भी चरितार्थ होती है। जैसे आपने सुधीर शर्मा जी का नाम लिया, तो शिमला में हम बल्कि सहपाठी रहे हैं, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में साथ पढ़े हैं, और मुझे याद आती कि बिल्कुल वही सादगी और वो जैसा हमें बाद में इनके जो पंडित संतराम जी के बारे में जानने को मिला, हमसे केवल मिले भी, और वो हमारे कॉलेज भी आते रहते थे, और उनसे जो हमारा संपर्क हुआ, और कैसे करके हमारी वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान वो कर जाते थे। जी। तो इसमें आगे कह सकते हैं ना, बिल्कुल सादगी थी, इन्होंने बच्चों को कभी वैसे ही बिल्कुल सरल और एहसास नहीं दिलाने दी कि किसी मंत्री के बच्चे हैं, और वो बहुत ही सिंपल रहते थे। इनके घर में मुझे पता है कि पानी के पीने का फिल्टर नहीं होता था। अच्छा, हारों की तो बात छोड़ो, ये कहते थे कि हम तो घाट घाट का पानी पीते हैं, और अगर हम फिल्टर और आरओ का पियेंगे तब तो कहते हैं हमारी आदत बिगड़ जाएगी। इतनी सादगी से रहते थे, और सबसे बड़ी बात है, सादा बिल्कुल खाना खाते थे, और जो आए होते थे, उनके अतिथि आए होते, क्योंकि मंत्रियों के पास चले रहते थे, है ना, तो उनके साथ ही ये डाइनिंग टेबल पे खाया करते थे खाना। नहीं, तो ऐसी जैसे आप इनके संपर्क में रहे, और आपने जैसे ये किताब भी इनमें लिखी है, साधारण में असाधारण पंडित संतराम, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि जो कोई चीज़ वो चाहते हो कि वो उनके जीवन में जो उसको वो पूरा करें या उसको अचीव करें, कोई जो ना कर पाए हों, ऐसा कोई? नहीं, उन्होंने सब कुछ दिया। सिर्फ जातिवार जब इनकी मृत्यु नज़दीक थी तो मुझे सुधीर जी ने सुनाया था, कहते कि मैंने बैजनाथ के लिए सब कुछ किया है, हाँ जी, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कर सका। अच्छा। मैंने बेटी को भी डॉक्टर बना दिया, लेकिन मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो कहते मैंने कहा कि अब तो मुझे अपने आप साबित करना होगा, है ना, और उन्होंने साबित कर दिखाया जी, सुधीर जी ने साबित कर दिखाया। और ऐसे मंत्री रहे हैं, आपको पता है कि मतलब विकास में उन्होंने कोई कमी नहीं रही। तो उनको ये चिंता थी कि मैं आपके लिए नहीं कर पाया,
अपने बच्चे के लिए, और बाकी तो सब कुछ। और मैं सच्चे अर्थों में कहता हूँ कि बैजनाथ के लिए बहुत उन्होंने इतना विकास किया, और लोगों के साथ वो टच में रहते थे हमेशा ही, अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में रहते थे। उनको हर घर का मालूम होता था कि कितनी गाय और भैंसें हैं, इतना उनको मालूम था कि गाय और भैंसें कितनी है, किस घर में कितनी है। तो आपने जैसे ये कहा कि जैसे आप संपर्क में अपने निजी क्षेत्र में रहते थे, तो और परिवार के लिए आपने जैसे कहा कि शायद और अधिक करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन वो और बात है कि बाद में उनके सुपुत्र ने उसको अचीव किया। लेकिन अब क्या समझते हैं, अगर उनके समय की और आज के अगर परिवेश की अगर हम बात करें, तो कितना देखते हैं कि थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा सा फर्क लगता है आपको, ये चेंज लगता है? देखिए जी, पहले संतुष्टि भी होती थी। मैं एक कहावत सुना हूँ, पंडित संतराम जी कहते थे, तो वो तो अपने लिए लेते थे, अपने ऊपर लेते थे कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा। अच्छा। कहते जो द्विज, जो ब्राह्मण असंतुष्ट है उसका नाश है। कहते हैं कि हमें मतलब संतुष्टि होनी चाहिए, हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो अब ऐसा है कि हर किसी को तो आप संतुष्ट कर नहीं पाएंगे। आजकल आज के ज़माने में हमारे पास इतनी एक्सपेक्टेशन है कि हम हर कोई चीज़ चाहते हैं। आज का ज़माना व्हाट्सएप, फेसबुक और इंटरनेट का ज़माना है। मतलब कोई भी ऐसी अगर कोई चीज़ है एकदम वायरल हो जाती है। पहले लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे, जब बैठे होंगे तब सुन लिया, अब चले हुए हैं तो नहीं सुनते। अब तो सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, इधर उधर भी हैं, तो लोग सोचते हैं कि सबसे पहले मेरा ही फोन सुने। तो एक्सपेक्टेशन इसी बात पर डॉक्टर सूर्यवंशी में आता हूँ। एक प्रश्न से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, एक संशय की स्थिति मेरे मन में ये है कि जैसे आपने कहा, इनके हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व के बारे में, आपने बताया कि ये जी जैसे स्पष्ट वक्ता था ये, और काम जो है मुंह पे वो बोल देते थे। लेकिन आमतौर पर अगर हम जैसे सोशल मीडिया की आपने बात की, जो वर्तमान का आज का जो परिवेश की बात करें, तो ये शायद ऐसी चीजें होता है ना, आज की डेट में हम चाहेंगे कि मतलब इतना उसको रेलिश नहीं किया जाएगा। अगर नीचे स्तर की हम बात करें, हाँ जी, हाँ जी, मतलब पब्लिक के बीच, जो हमारे जो जनता के बीच हम बात करें, तो ये स्पष्ट वक्ता वाला बहुत बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसा होता था कि हर कोई गाँव की सोचता था, क्षेत्र की सोचता, समाज की सोचता था। अब कुछ ऐसा समय आ गया है कि अब व्यक्तिगत और निजी सोचते हैं लोग, और ये पूरा करना भी बहुत मुश्किल है शायद। अच्छा, चलो चलते चलते अगर कोई आप एक चीज़ हमें ये बता दें, प्रदेश में जैसे हमारे रहे हैं और कई दिग्गज रहे हैं, हर दल से रहे हैं, तो इन्हें भी विकास का जो है मसीह के नाम से जाना जाता था। तो मुख्य तौर पर किस में इनका योगदान आप समझते हैं कि प्रदेश की जो है विकास में रहा? एग्रीकल्चर में बहुत रहा इनका। अच्छा, कृषि क्षेत्र में। कृषि, क्योंकि खुद कृषक थे, या बागवानी में बहुत रहा। और शिक्षा मंत्री होते हुए इन्होंने एक अनुशासन प्रिय, अनुशासनहीनता जो इन्होंने बर्दाश्त नहीं की, और अनुशासन इन्होंने सिखा दिया। और वन मंत्री रहते हुए उन्होंने वन विभाग के लिए बहुत कार्य किए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, और अपने कंस्टिट्यूएंसी हल्के के लिए तो इन्होंने घर घर रोजगार भी दिया लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत डॉक्टर त्रिलोक सूर्यवंशी जी, आप आज हमारे स्टूडियोज़ में आए, और हमारे जो पंडित संतराम जी रहे, आप जानते हैं कितनी बार वो मंत्री रहे और राजनीतिक जीवन से जुड़े रहे, और गांधीवादी नेताओं में जैसे मैंने बात की, वो अंतिम पंक्ति में अब सम्मिलित थे। लेकिन चलो खैर, इनके जीवन के बारे में जो आपने इनसे हमसे परिचय आपने दिया, और आपने जीवनी इनकी लिखी हुई है साधारण से, मैंने इनके ऊपर कविता भी लिखी हुई है कि सादा लाना। तो ये चलते चलते आपसे एक बार फिर हम आपसे विदाई लेंगे, और आपको धन्यवाद भी करते हैं हमारे स्टूडियो में इनके जीवन के बारे में हमसे परिचय करवाया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव महतो को इजाज़त। नमस्कार।